हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा दोबारा क्या, यानी यूपी पॉलिटेक्निक का 2018 का फिजिक्स हम कर चुके थे, ठीक, यानी भौतिक विज्ञान कर चुके थे। अब बायो वाला में 50 क्वेश्चन इसमें और 25 क्वेश्चन इसमें कर चुके थे, ठीक। ये मॉडल पेपर 2018 का है। ये आज हम स्टार्ट करेंगे रसायन यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसमें जो 25 क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इसके पहले हम 2020 का, 2021 का और 2019 का हम पेपर चैनल पे अपलोड कर दिए। यदि नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप पेपर सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन, किसके बेस पे, यानी किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें हम 5 यानी 5 ईयर का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, यानी 20, 21, 19 हम करा चुके हैं। 18 ये यानी रसायन विज्ञान बचा हुआ है, इसे हम कराएंगे। इसके बाद हम आएंगे 2017 का पेपर लेके, ठीक। आप पूरा यदि देखना चाहेंगे तो आप हैशटैग डाल के पॉलीटेक्निक है पे जाके आप प्ले लिस्ट सबका बना दिए ईयर वाइज, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री मॉडल पेपर 2018 का केमिस्ट्री वाला पोर्शन। इसके पहले हम भौतिक विज्ञान और बायो वाला ये पोर्शन कर चुके थे, ठीक। रसायन विज्ञान स्टार्ट करते हैं पहला, यानी रसायन विज्ञान। देखिए आपको बता देते हैं पोर्शन कैसे पूछता है। यदि आप देने जाएंगे तो आपका स्टार्टिंग से 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो भौतिक से रहेगा, ठीक है, भौतिक से रहेगा। उसके बाद 25 यानी 1 से लेके 25 तक भौतिक विज्ञान। उसके बाद लेके 26 से लेके आपका 50 तक का ये रसायन विज्ञान रहेगा, ठीक है, रसायन विज्ञान रहेगा। इसके बाद 50 से लेके 100 तक का जो रहेगा वो बायो वाला पर्सन रहेगा, ठीक है। इसमें 1 से लेके 25 तक भौतिक हम सॉल्व कर चुके थे, ये देखिए। उसके बाद हम रसायन विज्ञान लेकर आए हैं, ठीक है। 26 नंबर से कितने क्या पूछा पहला क्वेश्चन, ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है। पॉजिट्रॉन क्षय के कारण n डिवाइडेड बाई p का अनुपात होता है। ये देखिए पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्षय के कारण और n डिवाइडेड बाई p के अनुपात बढ़ता है। क्योंकि देखिए आप यदि पॉजिट्रॉन क्षय करेंगे तो नाभिक में धनात्मक आवेश कम होता है। यदि नाभिक में धनात्मक आवेश कम होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इसी वही तुमसे क्या, पॉजिट्रॉन क्षय के कारण n अनुपात p का मान बढ़ता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक। अब आते हैं बी वाला क्वेश्चन, यानी 27 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया। 27 नंबर पूछा है केरोसिन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। केरोसिन क्या होता है, केरोसिन एक पतला साफ द्रव होता है, ठीक है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन यानी लगभग 150 से लेकर 275 डिग्री सेल्सियस पर के बीच में इनका मिश्रण किया जाता है। तो इसमें यदि देखा जाए तो इन मिश्रण में कार्बन परमाणु का, तो कार्बन परमाणु का मिश्रण होता है आपका यानी 12 से लेकर 16 कार्बन तक, यानी 12 से लेकर 16 कार्बन तक। आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा। 28 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है विलयन का भौतिक अवस्था। विलयन का भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है, यानी कोई विलयन है तो यानी भौतिक अवस्था उसे किस पर निर्भर करती है। विलेय के भौतिक अवस्था पर, दूसरा विलायक के भौतिक अवस्था पर, तीसरा उपयुक्त दोनों पर, चौथा जो दिया उपयुक्त किसी में से नहीं, ठीक है। तो 28 नंबर कोई भी विलयन है तो किससे मिलकर, विलायक और विलयन से तो मिलकर बना ही हुआ है होता है। मतलब विलेय और विलायक, यहाँ से देखिए क्या दिया, ये आपका विलेय और प्लस विलायक होता है। विलायक यही आपका मिलके क्या बनता है, बराबर कर देंगे तो विलयन हो जाता है, ठीक है। अब विलयन हो जाता है तो वही हमसे पूछा है किसका, यानी भौतिक अवस्था किस पे निर्भर करता है। तो यानी भौतिक अवस्था विलायक, ये जो है यानी विलायक ये वाला पोर्शन है यही पे डिपेंड करता है, ठीक है। विलेय मतलब जो घुल जाए और थोड़ी मात्रा में रहे तो उसे विलेय बोलेंगे, और जो घुलाने का काम करे और ज़्यादा मात्रा में रहे तो उसे हम विलायक बोलते हैं। जब दोनों मिल जाएगा तो विलयन कहलाता है। तो यानी विलायक पर ही डिपेंड करता है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब 29 नंबर हमसे देखिए क्या पूछा। 29 नंबर पूछा है, यानी 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक स्नेहक एवं विद्युत चालक की तरह उपयोग किया जाता है, यानी उपयोग में लाया जा सकता है। पहला SBr, दूसरा PVC, तीसरा हमारा PTEF,
चौथा हमारा PAN। तो आप देखिए क्या दिया, ये PET यानी FT ये जो होता है पॉलीटेट्राक्लोरोइथीन होता है। इसका उपयोग एक समबहुलक के रूप में किया जाता है, जैसे कोई स्नेहक होगा यानी स्नेहक होगा, कोई अवरोधक यानी किसी चीज़ को रोकने के लिए, यानी रसोई में उपयोग होने वाले उपकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपका ये C वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब 30 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, 30 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक समूह को प्रदर्शित करता है। अब समूह यानी सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हो। तो अब देखिए क्या दे, यहाँ से हम इसे बना के यहाँ से सॉल्व करके रखे हैं। ठीक, देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक युग्मों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो यानी कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 6 14 हो गया। ठीक, ये 14 हो गया। अब उसके बाद NO पे पॉजिटिव चार्ज, तो N का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, तो एक पॉजिटिव है तो एक माइनस कर दिए, ये भी 14 हो जाएगा। CN पे निगेटिव मतलब कार्बन 6 है और नाइट्रोजन 7 है, ये माइनस मतलब एक प्लस कर दिए, ये भी आपका 14 हो गया। अब यहाँ से कार्बन जो है, कार्बन पे +2 चार्ज है, तो कार्बन यहाँ 2 है तो 6 यानी कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और ये 2 14 हो जाएगा। तो ठीक, ये 14 आपका C वाला ऑप्शन सही है। कहीं C दिया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये सॉरी ये वहाँ जो देखे थे ये निगेटिव था। ठीक, ये निगेटिव था, तो उसमें से क्या करेंगे, वो हम 6 दूना 12 और 2 14 कर देंगे। ठीक, वहाँ पर प्लस था तो आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक, अब 31 नंबर क्या पूछा, प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करता है। प्रकाशीय समवायता कौन सा प्रदर्शित करता है, समवायता पहला हमारा प्रोपेन टू ऑल, दूसरा ब्यूटेन टू ऑल और तीसरा ऑप्शन एथेनॉल, दूसरा हमारा मेथेनॉल। अब इसका स्ट्रक्चर हम दिखा देते हैं आपको, प्रकाशीय समवायता कौन दिखाता है। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, 2 इधर है 2 इधर है। ठीक है, प्रकाशीय समवायता के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से दिया गया। प्रकाशीय समवायता असममित कार्बन की उपस्थिति के कारण प्रदर्शित होती है, क्योंकि ब्यूटेनॉल के केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु है, इसके 4 विभिन्न समूहों के परमाणुओं से जुड़ा हुआ है असममित, इसलिए ये 2 ब्यूटानॉल प्रकाशीय यानी प्रकाशीय सक्रिय होता है। तो आपका 31 नंबर का जो है, 31 नंबर का आपका B वाला ऑप्शन सही है। वो हम उसमें डायग्राम भी बना दिए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। उसके बाद हमसे पूछा है 31 नंबर जो पूछा है, ठीक है, 31 नंबर सॉरी हाँ 31 नंबर, फिर 31 नंबर हो गया। फिर 32 नंबर हमसे पूछा है जटिल यानी किस जटिल आयन का सही प्रदर्शन है। इसमें से ये जो सब दिया है तो इसमें से कौन सा सही है, तो आपका D वाला ऑप्शन यानी जटिल का सही क्रम ये माना जाता है। ठीक है, ये आपका CO यानी H3 का होल 4 H2O Cl पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक्टिव मासी से बोलते हैं। अब 33 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन सबसे कम क्रियाशील होता है। ये देखा मेथिल क्लोराइड दिया, फिर एथिल क्लोराइड दिया, फिर बिनाइल क्लोराइड दिया है, उसके बाद हमारा एलिल क्लोराइड दिया है। तो 33 नंबर देखिए, अब ऑप्शन में जो दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बिनाइल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु का अनुनाद वह यानी क्या होता है, अस्थायीकरण के कारण प्रभावित होता है। क्लोरीन जो है एकांकी युग्म में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर 2 केमिकल यानी केमिकल संरचना बनाता है। ठीक, देखिए यहाँ से ये जो दिया है, यहाँ से हम देखिए करिए, यानी CH3 ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH से साथ जुड़ता है, यानी CH से जुड़ के क्लोरीन है तो इसके पास 1 2 3 4 यानी 6 लोन पेयर है। तो अब यहाँ से ये किए तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्लोरीन हमारा आ गया। तो आपका यानी 33 नंबर का C वाला ऑप्शन बिनाइल यानी क्या होता है, बिनाइल क्लोराइड आपका ऑप्शन सही है। और उसके बाद 34 नंबर क्या पूछा, आवर्त सारणी में दीर्घ स्वरूप यानी दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया। पहला हमारा लोडरमेयर ने, दूसरा हमारा नील्स बोहर ने, उसके बाद मेंडलीफ ने, उसके बाद हमारा मोजले ने। तो नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या था दीर्घ आवर्त सारणी का सिद्धांत के रूप में मोजले ने दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा 35 नंबर यानी 35 नंबर पूछा कुछ साइनाइड में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी साइनाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। पहला साइनाइड के केवल अम्लीय जल अपघटन से, दूसरा साइनाइड के केवल क्षारीय जल अपघटन से, तीसरा साइनाइड के अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन से, और यानी चौथा जो पर यानी उपयुक्त सभी। तो आपका 35 नंबर का ऑप्शन जो है आपका C वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ से सॉल्व कर दिए हैं। 35 नंबर देखिए क्या दिया,
साइनाइड जो है, साइनाइड का अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन कराने के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, RCN है। उसके बाद यदि हीट देंगे, चाहे हीट दे चाहे OH यानी अम्लीय, यानी OH या निगेटिव, OH पॉजिटिव होता है। ठीक, RS देता है, ये देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम डाल दिए गए, एसिडिक मीडियम डाल देंगे तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था। 35 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद 36 नंबर हमसे क्या पूछा, 36 नंबर हमसे पूछी है निम्नलिखित में से किसमें डेल्टा E और डेल्टा H बराबर है, यानी डेल्टा E और डेल्टा H दोनों बराबर है। पहला N2O4 गैस जो है NO2 गैस बनाता है। SO2 जो गैस है O2 के साथ क्रिया करके SO3 गैस बनाता है। H2 यानी H2 है और आयोडाइड के साथ मिल करके 2HI बनाता है। दूसरा H2 प्लस हाफ है O2 मिलकर H2O बनाता है। तो आपका 36 नंबर का यहाँ से हम देखिए इसे भी सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, 36 नंबर का डेल्टा H बराबर डेल्टा E, ये प्लस ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, तो ये आप सब में रखिएगा। तो हम इसमें रखें H2 में, यानी H2 और I2 के साथ जितना हो गया तो हमारा क्या होता है डेल्टा NG, यानी ये वाला जो मान है 2 में से देखो करिए 2 और 2, यानी एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक मिलकर 2 बना दिए और ये 2 माइनस कर दिए तो हमारा 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू यदि यहाँ पर हम 0 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा R यहाँ दे दिया। तो 36 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये था 36 नंबर का। उसके बाद हम आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 37 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ, देखिए 37 नंबर हमसे पूछा टेट्राब्रोमोएथेन को जिंक के साथ गर्म करने पर क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया एथिल ब्रोमाइड बनाता है, दूसरा एथेन बनाता है, तीसरा एथाइन बनाता है, चौथा एथीन बनाता है। अब देखिए इसको अभी हम यहाँ पर 37 नंबर का रिएक्शन लिख देखें। पहले देखिए क्या दिया, टेट्राब्रोमोएथेन यदि जिंक की उपस्थिति में बी हाइड्रोजनीकरण एथाइन देता है। ठीक, अब इसका देखिए क्या दिया, हम यहाँ से लिख दिए टेट्राब्रोमोएथेन, यानी क्या होता है टेट्राब्रोमोएथेन में एथेन हो गया 1 2 3 4, टेट्रा ब्रोमो है तो ब्रोमो लगा दिए। और जेडियन की उपस्थिति में हम जो बनाते हैं तो एथाइन बनाते हैं, एथीन मिल हमसे बनता है। यदि 3 बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाते हैं। ठीक है, इन आइन इन ये तो पढ़े ही होंगे यार। तो आपका 37 नंबर का जो आपका ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन सही है। अब 38 नंबर हमसे पूछ लिया, 38 नंबर हाइड्रोजन के समस्थानी का द्रव्यमान अनुपात होता है, यानी हाइड्रोजन का समस्थानी। तो आप देखिए करिए प्रोटीनियम 1H1 हो गया, आपका ब्यूटीरियम क्या होता है 1H2 हो गया, और हमारा टिट्रियम यानी टाइट्रियम जो होता है 1H3 होता है। 1 2 3 ये 2 3 कहीं रेशियो दिया, आपका सी वाला ऑप्शन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अरे इस पे 1 है 2 है 3 है, तो यही तो तुमसे पूछा है समस्थानी। अब उसके बाद यानी 39 यानी 39 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, 39 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा शून्य है, इस अभिक्रिया की दर की स्थिरांक होती है, कब होती है। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया। पहला हमारा तापक्रम बढ़ाने के साथ बढ़ता है, दूसरा तापक्रम बढ़ने के साथ घटता है, तीसरा तापक्रम बढ़ने के साथ घटता है, और डी वाला ऑप्शन तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। तथा आपका 39 का आर्निश यानी क्या होता है आर्नियस का समीकरण देखें, यदि log k बराबर log a माइनस कितना होता है E/A यानी 2.03 RT होता है। ठीक, तो आपका इसके अनुसार देखा जाए तो हमारा इसके अनुसार देखा जाए तो R बराबर, कहने का मतलब देखिए क्या दिया, D जो दिया है इनमें से निर्भर नहीं करता था। देखो D R यहाँ से दिया, तो ये हमसे R पूछा है, तो यानी तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, कुछ भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया आपका 39। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। अब देखिए यानी 40 नंबर पूछा है, सॉरी 41 नंबर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च संचारी लवण है, इसमें से कौन सा उच्च संचारी लवण है। तो आप देखिए क्या दिया, इसका आपका ऑप्शन दिया है FeCl2, दूसरा PbCl2, तीसरा Hg2Cl2, HgCl2 होता है। ठीक, अब यदि मरकरी क्लोराइड की बात की जाए तो यानी उच्च संरचि प्रकृति का होता है, मरकरी क्लोरीन के साथ रासायनिक यौगिक में HgCl2 बनाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 41 नंबर निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। अब वर्ग में अब देखिए करिए, पहला मैग्नीशियम में, दूसरा Ba में, Be में, या और हमारा Ra में होता है। ठीक है, तो Ra में होता है, तो अब किस पे होता है चलिए, यदि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक तत्व के
अतिरिक्त कश, यानी अतिरिक्त जो कोष होते हैं वो बढ़ने के कारण उनके आकार में वृद्धि होती है। सिंपल समझिए, ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। इससे क्या पता, जब नीचे जो रहेगा उसका आकार क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। तो आर ए सबसे नीचे है, तो लीजिए सबसे बड़ा हो गया। यही तो हमसे पूछा है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर यानी कोषों के बढ़ने के कारण उनकी आकार में भी वृद्धि होती है। तो जो सबसे नीचे रहेगा उसका आकार सबसे बड़ा रहेगा। ठीक, अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा। 42 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ गया है, अम्लीकृत डायनोक्रोमेट आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड के क्रिया पर गहरा नीला रंग देता है, इसके कारण किसके कारण होता है। पहला जो ऑप्शन दिया CrOO पे O2 दिया है। दूसरा ऑप्शन Cr2O5 दिया है। यानी A और B दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया। तो आपका यानी 42 नंबर का हम यहाँ से देखिए लिख दिए हैं। पहला क्या पूछा देखिए, जब ठंडे H2O2 को ठंडे K2Cr2O7 तथा H2SO4 के साथ मिलाया जाता है तो एक नीला परक्रोमेनेट विलयन बनाता है। आपका ये रिएक्शन है। ठीक है, देखो K2R2 यानी K2Cr2O7 H2SO4 के साथ यदि क्रिया बनाया जाता है तो K2SO4 और क्या होता है H2Cr2O7 निकलता है। ठीक है, अब H2Cr2O के यदि O2 के यानी H2O2 के साथ क्रिया कराएं तो हमारा CrO5 निकलेगा प्लस 5H2O निकलेगा। तो आप इसे नीला यानी परक्रोमेनेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 42 नंबर का डी वाला ऑप्शन, 42 नंबर का बी वाला ऑप्शन KrO5 है। ठीक, यानी नीला परमैग्नेट। ठीक, यही आपका आंसर है। उसके बाद हमसे पूछा 43 नंबर, वात्य भट्ठी के उच्चतम ताप का कक्ष होता है, यानी सबसे ऊंचा ताप किस कक्ष में होता है। अपचयन कक्ष में, स्लेग कक्ष में, दूसरा विलय कक्ष में, तीसरा दहन कक्ष में। तो आपका यदि देखा जाए तो यानी डी वाला ऑप्शन दहन कक्ष, यानी जहाँ पर यानी दहन सबसे ज़्यादा होगा तो वहीं पर होगा। तो दहन कक्ष में आपका सबसे ज़्यादा, वात्य भट्ठी में उच्चतम क्रम दहन कक्ष में होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम जो कार्बन लेते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, जो कोयला लेते हैं ये कार्बन के साथ के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालती है, इसी के कारण दहन ऊर्जा में सब होता है ना। अब यहाँ से आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु त्रिज्या समान होती है। निम्नलिखित में से अब देखिएगा नियम किसकी समान होती है। तो यानी KrMnO यानी KrMn या CO, दूसरा मत KrFe या CO, तीसरा ऑप्शन यस यानी SC और टाइटेनियम और Zn, वेनेडियम या निकॉन और क्रोमियम होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब मैंने 45 नंबर क्या पूछा, नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय होता है, दूसरा क्षारीय होता है, तीसरा उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक जो है आपका उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन वाला ये एकदम हल्के क्वेश्चन पूछ दिया। अब यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 46 नंबर पूछा द्रव हाइड्रोजन का मिश्रण गैसीय हाइड्रोजन में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। यानी मतलब एक द्रव हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, उसे हम इसमें से कौन सा मिश्रण करें तो हमारा क्या होता है गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाए। पहला भंजन के द्वारा, दूसरा ऑक्सीकरण के द्वारा, तीसरा जल अपघटन के द्वारा, डी जो है आसवन यानी कम दाब पर होता है। तो आपका 46 नंबर का जो है ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण होगा तभी तो हमारा द्रव में गैस से बदलेगा। अब आते हैं, हमारा कितना दिया है 47 नंबर। 47 नंबर के पूछा हाइलोजन में प्रबलतम बंध होता है, इनमें से कौन सा ऐसा F2 Cl2 Br2 या I2, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होता है। तो यानी सबसे स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो हमारा Cl2 में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी मतलब Cl बॉन्ड Cl होता है। तो इनमें जो होता है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पहला हमारा यानी 48 नंबर क्या पूछा, BCC इकाई सेल के रिक्त स्थान होते हैं, यानी कहने का मतलब BCC इसमें सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में होते हैं। तो आपका यहाँ से काय केंद्रीय घन संरचना, देखिए क्या दिया, काय केंद्रीय घन संरचना में यदि यानी संकुलन अनुपात देखा जाए तो 8/3 पाई r क्यूब होता, यानी होल डिवाइड 16 यानी 16 r का क्यूब होता 3
√3। यदि मल्टीप्लाई 100 इस पे है, परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 68% निकला। तो अब 100 में से हम क्या निकाल रहे हैं, रिक्त स्थान यदि निकालना है तो 100 में से जितना हमारा आया तो करेंगे तो क्या माइनस करेंगे तो हमारा 32% होता है। तो आपका 32% जहाँ ऑप्शन दिया सी वाला ऑप्शन 32% सही है। ठीक, अब यहाँ से हमसे दे दिया है 49 क्वेश्चन, यानी 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन। जल का बर्फ़ में परिवर्तन, यानी जल जब यानी पानी है, यानी पानी को जब बर्फ़ में परिवर्तन करते हैं वो कौन सी क्रिया होती है। पहला उष्मा क्षेपी अपक्रिया, बी वाला उष्मा शोषी अपक्रिया, सी वाला दहन अपक्रिया, या डी वाला दिया ऊर्ध्वपातन अपक्रिया होती है। तो इसमें जाहिर सी बात उष्मा क्षेपी अपक्रिया कुछ करना ही नहीं है, जल से बर्फ़ में बनना उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अब आते हैं हमारा NaCl से 50 नंबर क्वेश्चन है। NaCl से पॉइंट या फैराडे की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा होने वाली Cl2 की मात्रा होगी। अब देखिए कर दिया Cl2 की यदि मात्रा की बात की जाए तो यहाँ से देखिए कर दिया, देखिए NaCl है। अब इसे यदि तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए करिए सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव होता है। तो क्लोरीन की बात की जाए तो 35.5 होता है। तो हमसे पूछा यानी 0.5, तो यहाँ पर 0.5 और गुणे क्या करेंगे 35.5 करेंगे। तो आपका इसमें से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 70.75 आंसर ग्राम आएगा। ठीक, 70.5 ग्राम हो गया। कहने का मतलब क्या था, हमें NaCl लिए, अब उसमें क्या होता है, हमें केवल क्लोरीन का पूछा है। क्लोरीन का पूछा तो हम सोडियम का निकाल दिए अलग, यानी अब इसे तोड़ दिए, सोडियम पॉजिटिव हो गया क्लोरीन निगेटिव हो गया। अब यहाँ से हमसे को 0.5 फैराडे हमें दे रखा है, क्लोरीन का हम निकाल लिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्राम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा ख़त्म हुआ। ठीक है, ये 2018 का पेपर आपका पूरा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा ख़त्म हो गया। यदि आप मैथ ग्रुप के हैं तो आप केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।